हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आज, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। मित्रों, भारत के संवैधानिक विकास से हम लोगों ने कुछ बेहतर प्रश्न तैयार किए हैं। उन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, सी चार्टर एक्ट 1813 में और डी चार्टर एक्ट 1833 में। हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मित्रों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान दीजिए मित्रों, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि, ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक, दो बातें पूछ रहा है। लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें हमारा प्रश्न सही है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ध्यान दीजिए मित्रों, इसके द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों, गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों में से हेतु 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। किसके? विधि संबंधी। और इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो प्रश्न ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ध्यान दीजिए मित्रों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो इसमें मेंबर थे, इनको क्या कर दिया गया? बढ़ा दी गई, और परिषद के कार्यों का भी विस्तार कर दिया गया। इनके जो वर्क हैं उसमें भी विस्तार किया गया, और इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, बजट पर, भारतीय परिषद अधिनियम के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मात्र चर्चा करने की बात इसमें कही गई, बजट पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राप्त नहीं था। ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी किया गया, और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता उभर कर आई। ठीक है, चलिए मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 4 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई?
तो आपका ऑप्शन है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन सी सही है मित्रों। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान देने वाली बात है, भारत शासन अधिनियम, ध्यान दीजिए मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों द्वारा वर्ष 1937 में, इसी के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में, ध्यान दीजिए 1937 में बर्मा को, जो वर्तमान में म्यांमार है, बर्मा को भारत से अलग किया गया। किससे? भारत से अलग किया गया। ठीक है। और उड़ीसा एवं सिंध नाम से दो प्रांत भी बनाए गए थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1 अक्टूबर 1937 में 37 को दिल्ली में द्विसंघीय न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नर को। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऑप्शन सी सही होगा, गवर्नर जनरल को, जे की असेंबली, गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा, ध्यान दीजिए मित्रों, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य, केंद्र प्लस प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के द्वारा किया गया। संघ सूची, ध्यान दीजिए मित्रों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। इसमें ठीक है 3 सूचियों में विभाजित किया गया। और अवशिष्ट शक्तियां सहित जो विदेश मंत्रालय है, प्रतिरक्षा संबंधी कार्य तथा कुछ इमरजेंसी वर्क यानी आपातकालीन कार्य के अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए। किसको? गवर्नर जनरल को सौंपे गए। किसको? गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए। ठीक है। इसमें ऑप्शन सी आप सही कर लीजिए। ठीक है। चलिए बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 7 है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऐसे मित्रों ऑप्शन ए सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इसकी चर्चा मैंने पहले ही किया। भारत शासन अधिनियम 1935 सही। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। ध्यान देने वाली बात मित्रों यह रहेगी, यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। ठीक है। बात तो प्रावधान तो किया गया लेकिन लागू नहीं किया गया, क्योंकि देशी रियासतों में जो है देशी रियासतों ने इसे शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। देशी रियासतों के इनकार करने की वजह से यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। चलिए
8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति को पूछ रहा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बी ऑप्शन सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई? तो कनाडा से ली गई। मित्रों समय न लेते हुए आप लगाइए कनाडा, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई। और भारत में अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248 जो विधि बनाने का संसद को अधिकार प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 201 ध्यान दीजिएगा मित्रों, 201 पर भी चर्चा हो जाए थोड़ी सी। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल, ध्यान दीजिए, राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने का भी उपबंध किया गया। और 248 अनुच्छेद 248 और प्लस 201 ये दोनों प्रावधान जो हैं एक कनाडा से प्रेरित है, कनाडा के संविधान से लिए गए। चलिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई? तो भाई एक कनाडा से ली गई है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करेगा। मित्रों ये देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। आप लगा लीजिए आयरलैंड से भारत शासन अधिनियम 1935 ने लिया था। 1935 से भारत शासन अधिनियम 1935 से किसने लिया? संविधान सभा ने लिया। और कुल मिला जुला के बात ये रहेगी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया? ऑप्शन है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ध्यान दीजिए समवर्ती सूची पूछ रहा है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? यह किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी जापान, डी साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह विचार किस देश से लिया गया? यह विचार किस देश से लिया गया है? आपका है ऑप्शन कनाडा, साउथ अफ्रीका, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्रिटेन। मित्रों इसमें कनाडा, संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। वही बात है संघीय शासन व्यवस्था की कि भारत राज्यों का संघ है तथा यूनियन ऑफ स्टेट है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, यह विचार किस देश से लिया गया? आपका जो आर्टिकल फर्स्ट है वो भी यही बात करता है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जबकि यूएसए का जो संविधान है वो कहता है फेडरेशन ऑफ स्टेट कहता। वहां परिसंघ है लेकिन भारत राज्यों का एक संघ है और संघ में अधिक शक्तियां निहित है। फिलहाल ये बात कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में, ध्यान देने वाली बात, इस पे थोड़ा विचारात्मक प्रश्न है, भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है भैया। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, ये तो इसमें भी नहीं भिन्न है। सी, द्विसदनी विधायिका है, ये भी बात सही। चलिए, डी, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। इसमें देखिए मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, 100% ऑप्शन डी सही है। आप ऑप्शन डी लगाइए। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 13 में निहित है। किसमें? आर्टिकल 13 में निहित है। और इसके अंतर्गत कार्यपालिका, ध्यान देने वाली बात है मित्रों, कार्यपालिका, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले लीजिए। कार्यपालिका के किसी भी आदेश या विधायिका के किसी भी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द भी कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना, ये जो जिस बात की चल रही है, न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना यूएसए से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ऑप्शन डी आप इसको सही करिए। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा, क्या किसको अवधारणा? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। कहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट्स? कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पश्चिम बंगाल से। कौन सा ऑप्शन? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, एक महान व्यक्ति के बारे में चर्चा इस प्रकार से करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 महू, जो एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में हुआ था। परंतु इनकी मृत्यु मित्रों 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुए, दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 1891 और 1956। कहाँ दिया? 1891 1956, ऑप्शन बी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर भीमराव का जन्म 1891, मृत्यु 1956 में हुआ था। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी ऑप्शन जगजीवन राम। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो इसमें एस राधाकृष्णन आप लगाइए, ऑप्शन सी इसमें सही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ, 24 अगस्त 1946 को हुआ। और अंतरिम सरकार के सदस्यों में कौन थे? पीटी नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और सरदार पटेल थे,
सरदार पटेल थे। और ध्यान दीजिए मित्रों, सी राजगोपालाचारी भी थे। सी राजगोपालाचारी भी थे। सी राजगोपालाचारी थे। और ध्यान दीजिए, जगजीवन राम भी थे। जगजीवन राम। और इसमें लेकिन यस राधाकृष्णन नहीं थे। डॉक्टर यस राधाकृष्णन नहीं थे। तो आपका ऑप्शन सही होगा डॉक्टर यस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 10 जून 1946, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, सी डी ऑप्शन है 30 जून 1949। ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। ऑप्शन बी आप लगाइए, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान की पहली बैठक, जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ये भी बात जानते रहे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया, मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। अतः बैठक में 389 सदस्यों में से मात्र 211 सदस्य ने ही भाग लिया था। और 11 दिसंबर, ध्यान दीजिए मित्रों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी, निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो भैया संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए सही। आप इस बात को जानते हैं, संविधान सभा की तीसरी बैठक, ध्यान दीजिए तीसरी बैठक, ये 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी दिन पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना, ध्यान दीजिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, बताना नहीं तो आप कम से कम गेस तो कर सकते हैं, एस.सी. मुखर्जी, बी के मुंशी, सी बी.टी. कृष्णमाचारी, और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन सही है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी कौन थे। प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी कौन थे। ऑप्शन है के मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी बी.टी. कृष्णमाचारी, डी पंडित नेहरू। तो इसमें ऑप्शन सही है के मुंशी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। राजस्थान, इसमें किसका पूछ रहा, राजस्थान की देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। ऑप्शन है बी.टी. कृष्णमाचारी, सी बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, और डी पंडित नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, बी.टी. कृष्णमाचारी। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे।
संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल और सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। जहां पर संघ वाली बात है, संघ समिति है, संघ संविधान समिति है, तो संघ शक्ति समिति है, तो ये इसमें पीटी नेहरू का ऑप्शन सही होगा मित्रों। ट्रिक आप जान लीजिए, संघ किसके? सरदार करें पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे मित्रों, ये टॉप 25 क्वेश्चन थे और जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में किया। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।